दोस्तों, बिग सोचो में खुशामदीद। अगर किसी मुल्क के पास एयरक्राफ्ट कैरियर हो तो ये समझा जाता है कि वो मुल्क बहुत ताकतवर है। वो किसी भी दूसरे मुल्क पर चंद मिनटों में हमला कर सकता है जो उससे हज़ारों मील दूर हो। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, जंगी तैयारे कैसे इस मुख्तसर से दुनिया भर के समंदरों में गश्त करते मोबाइल एयरबेस से टेक ऑफ कर जाते हैं, और इसके छोटे से रनवे पर बड़े बड़े तैयारे आखिर कैसे लैंड कर जाते हैं, यही सब हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर एक ऐसा बहरी जहाज़ या नेवल वेसल होता है जिससे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ भी कर सकते हैं और इस पर लैंड भी कर सकते हैं, या अगर मुख्तसरन बताएं तो ये एक चलता फिरता एयरफील्ड होता है जो समंदर में तैर रहा होता है, जिसे आप मोबाइल एयरबेस यानी चलता फिरता एयरबेस भी कह सकते हैं। किसी बहरी जहाज़ से फ़ज़ाई ऑपरेशन की इब्तदाई तारीख़ का हवाला 19वीं सदी के इब्तदाई सालों में मिलता है, जब ब्रिटिश रॉयल नेवी अपने शिप्स से पतंगों के साथ प्रोपेगेंडा पम्फलेट्स बांध कर फ्रांस के इलाकों में गिराया करती थी। इसके बाद 1849 में ऑस्ट्रियन नेवी ने हॉट एयर बैलून्स के साथ बम बांधकर इटली के शहर वेनिस पर गिराने की कोशिश की, लेकिन उनका ये तजर्बा नाकाम रहा क्योंकि मुखालिफ सिमत चलने वाली हवा की वजह से बैलून्स वापस आकर उनके अपने ही शिप्स पर जा गिरे। एयरक्राफ्ट कैरियर्स का सही मायनों में आगाज़ 20वीं सदी में हवाई जहाज़ की ईजाद के बाद हुआ, जब एयरक्राफ्ट्स को नेवी के इस्तेमाल के लिए तजर्बात किए जा रहे थे। 1910 में एक अमेरिकन पायलट एली ने पहली मर्तबा लाइट क्रूज़र USS बर्मिंघम पर तैयार किए गए डेक यानी रनवे से तैयारे को उड़ाया, लेकिन एली ने उस वक्त लैंडिंग खुश्की पर ही की थी। इसके बाद 1911 में एली ने ही एक और बैटलशिप पर अपने एयरक्राफ्ट को पहली बार लैंड भी करवा लिया और वापस वहीं से टेक ऑफ भी किया। इन कामयाब तजर्बात के बाद फिर मुख्तलिफ ममालिक की बहरी अफवाज ने आने वाले दौर में एयरक्राफ्ट कैरियर की अहमियत और इसके मुमकिना इस्तेमाल के पेश नज़र इस पर काम शुरू कर दिया। ब्रिटिश नेवी ने जंगे अजीम अव्वल के आखिर में पहला एयरक्राफ्ट कैरियर HMS आर्गस तैयार कर लिया था। ये इब्तदाई एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहरी जहाज़ ही को कन्वर्ट करके तैयार किया गया था। इसके डेक यानी रनवे की लंबाई तकरीबन 170 मीटर थी और इस पर 20 एयरक्राफ्ट्स को रखने की गुंजाइश थी। इसे जंग में इस्तेमाल करने की नौबत तो ना आ सकी क्योंकि इसके बाकायदा इस्तेमाल से पहले ही जंग अजीम अव्वल का खात्मा हो गया था। वर्ल्ड वार 1 के बाद जापान और अमेरिका ने कैरियर्स की तैयारी पर तेज़ी से काम शुरू कर दिया। मार्च 1922 में अमेरिका ने अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर USS लैंगले अपने बहरी बेड़े में शामिल कर लिया। इसी साल के आखिर में जापान ने भी अपना पहला तैयारा बरदार बहरी जहाज़ होशो तैयार करके सर्विस में शामिल कर दिया। एयरक्राफ्ट कैरियर का बाकायदा इस्तेमाल जंग अजीम दोम के दौरान शुरू हुआ, जब जापान जनूब मशरकी एशियाई ममालिक का कंट्रोल हासिल कर रहा था, लेकिन इसके अज़ाइम में अमेरिका बड़ी रुकावट था। अमेरिका का बहरी बेड़ा बहरुल काहिल के हवाई जजीरों की पर्ल हार्बर बेस से मसलसल जापान पर नज़र रखे हुए था। इस सूरत हाल में जापान ने पहले अमेरिका को सबक सिखाने का फैसला किया। जापान चूँकि हवाई से तकरीबन 4000 मील के फासले पर था, इतने बड़े फासले से फ़ज़ाई हमला करना तो मुमकिन नहीं था, लिहाजा इंपीरियल नेवी ऑफ जापान के कमांडर ने पर्ल हार्बर नेवल बेस पर हमला एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ज़रिए करने का फ़ैसला किया। हमले के हतमी फ़ैसले के बाद जापानी बहरी बेड़े ने पर्ल हार्बर से तकरीबन 230 मील शुमाल में डेरे डाल दिए। जापान के बहरी बेड़े में 6 कैरियर्स पर तकरीबन 400 के लगभग लड़ाका तैयारे लोड थे। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिकी नेवल बेस पर एयरक्राफ्ट कैरियर से सरप्राइज फ़ज़ाई हमला कर दिया। जापान की इंटेलिजेंस इतलात के मुताबिक उस वक्त पर्ल हार्बर में अमेरिकन नेवी के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद थे और उनका असल हदफ भी वही थे ताकि अमेरिकन नेवी को कमज़ोर किया जा सके। जापान अपने इस मकसद में तो कामयाब नहीं हो सका क्योंकि वो खुशकिस्मती से उस रोज़ पर्ल हार्बर पर मौजूद ही नहीं थे, बल्कि वो कैरियर्स किसी और मिशन पर रवाना कर दिए गए थे।
खैर, इस कार्रवाई के बाद अमेरिका भी जंग अज़ीम में कूद पड़ा और फिर उसके बाद जो हुआ वो तारीख़ का हिस्सा है। इस हमले के बाद बहरुल काहिल में होने वाली बैटल ऑफ मिडवे में जापान को अमेरिका के हाथों अपने 4 कैरियर्स का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। इस जंग में अमेरिका का एक कैरियर भी तबाह हुआ। जंग अज़ीम दोम के दौरान कुल 12 एयरक्राफ्ट कैरियर्स तबाह हुए। अगर आप पर्ल हार्बर पर होने वाली कार्रवाई के बारे में ज़्यादा तफसील से वीडियो देखना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, शुरू में एयरक्राफ्ट कैरियर्स फ्यूल के तौर पर ऑयल ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन जंग अज़ीम दोम के बाद अमेरिका ने सबसे पहले जोहरी तवानाई से चलने वाले एयरक्राफ्ट तैयार किए। इस वक्त अमेरिकी बहरी बेड़े में शामिल तकरीबन सभी एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर पावर्ड ही हैं। जंग अज़ीम दोम के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर के बुनियादी डिज़ाइन में भी तब्दीलियाँ की गईं। मसलन इब्तदाई फ़्लाइट डेक बिल्कुल सीधे से तब्दील करके अब थोड़ा सा तिरछा कर दिया गया ताकि लैंडिंग एरिया को टेक ऑफ एरिया से मुमताज़ किया जा सके। ऐसा इसलिए किया गया ताकि टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों एक ही वक्त में भी की जा सके। इसके बाद पायलट को जहाज़ लैंड करवाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑप्टिकल लैंडिंग सिस्टम का भी इजाफा किया गया, जो पायलट को ये बताता है कि लैंड करते हुए उसकी अप्रोच दुरुस्त भी है या नहीं। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी बहरी बेड़े का सबसे बड़ा और कीमती असासा होता है, लिहाजा इसे जब भी किसी मिशन पर रवाना किया जाता है तो ये कभी भी समंदर में तन्हा सफ़र नहीं करता, बल्कि इसे सप्लाई शिप्स, बैटल शिप्स, क्रूज़र्स और सब मैरीन्स ने घेर रखा होता है। इस पूरी फार्मेशन को कैरियर बैटल ग्रुप कहा जाता है। इसका मकसद दुश्मन पर नज़र रखना और एयरक्राफ्ट कैरियर की हिफाजत करना और उसको सपोर्ट फराहम करना होता है। दोस्तों, यकीनन आपके क्यूरियस माइंड में अब ये सवाल उभर रहा होगा कि एक एयरक्राफ्ट को ज़मीन पर रनवे से उड़ान भरने के लिए और ज़मीन पर लैंड करने के लिए एक लंबे रनवे की ज़रूरत होती है, और ये कैसे मुमकिन है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के सिर्फ 100 मीटर तक लंबे रनवे से एक इतना बड़ा जहाज़ उड़ जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि जदीद एयरक्राफ्ट कैरियर से तैयारे को टेक ऑफ करवाने यानी उड़ान भरवाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर्स का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर फ्लैट यानी सीधा होता है। इनमें लड़ाका तैयारों को टेक ऑफ करवाने के लिए एक सिस्टम नस्ब किया जाता है जिसे कैटापल्ट कहते हैं। कैटापल्ट का हरकत करने वाला हिस्सा डेक के ऊपर होता है, जबकि बाकी सारा मैकेनिज्म डेक के नीचे पोशीदा होता है जो नज़र नहीं आ रहा होता। जिस तैयारे ने उड़ान भरनी हो वो मूव करता हुआ इस कैटापल्ट की जगह पर आता है। जब तैयारे का अगला पहिया अच्छी तरह इस कैटापल्ट के लॉक के अंदर फिक्स हो जाता है तो ये रनवे पर तैयारे को पूरी कुव्वत से खींचकर डेक के आखिरी सिरे तक ले जाता है और ये कैटापल्ट इसे पूरी कुव्वत से फ़ज़ा में उछाल देता है। इस तरह मुख्तसर वक्त में ही तैयारे को वो रफ्तार मिल जाती है जो उसको ज़मीन से टेक ऑफ करने के लिए एक लंबे रनवे से मिलती है, और यूँ वो फ़ज़ा में बुलंद हो जाता है। दोस्तों, कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर्स में तैयारों को टेक ऑफ करवाने के लिए डेक के अगले हिस्से को थोड़ी सी एलिवेशन दी जाती है, यानी वो हिस्सा उभरा हुआ होता है। इसका रनवे बिल्कुल सीधा होने की बजाय थोड़ा सा अमूदी होता है। इस एलिवेशन को स्की जंप भी कहा जाता है। जब तैयारा डेक को छोड़ता है तो वो सीधा आगे नहीं जाता, बल्कि आखिरी हिस्से से तैयारे को ऊपर की तरफ एक थ्रस्ट यानी उछाल मिल जाता है, जिससे उसे फ़ज़ा में बुलंद होने के लिए दरकार हाइट फ़ौरन मिल जाती है और तैयारा स्टेबलाइज हो जाता है और फ़ज़ा में उड़ जाता है। इस तरीका में तैयारा कैटापल्ट की बजाय मुकम्मल तौर पर अपने इंजन की ताकत के बलबूते पर ही उड़ान भरता है। दोस्तों, ये तो हो गई टेक ऑफ करने की बात। अब देखते हैं कि इस मुख्तसर से डेक पर तैयारे लैंड कैसे करते हैं। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर के छोटे से रनवे पर तैयारे को लैंड करवाने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसे अरेस्ट रिकवरी कहते हैं। इसमें होता कुछ यूँ है कि कैरियर के डेक पर लैंडिंग साइड के इब्तदाई हिस्से में इंतहाई मजबूत वायर्स मतवाज़ी तौर पर एक दूसरे से कुछ फासले पर नस्ब की जाती हैं। जब कोई तैयारा लैंडिंग के लिए अप्रोच करता है तो उसके पायलट को तैयारे की दुम के नीचे मौजूद एक
हुक को इन अरेस्टिंग वायर्स में यानी रस्सों में से किसी एक के अंदर फिक्स करवाना होता है। जब ये हुक इन अरेस्टिंग वायर्स या रस्सों में से किसी एक में फंस जाती है तो अरेस्टिंग वायर जहाज़ की रफ्तार को इंतहाई बर्क रफ्तारी से कम कर देती है। यूं जहाज़ छोटी सी जगह पर भी लैंड करने के काबिल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, पायलट लैंडिंग के दौरान अगर किसी वजह से हुक को वायर में फिक्स सही तरह ना कर पाए तो वो उसी रफ्तार से वापस टेक ऑफ कर जाता है और घूम कर दोबारा लैंड करने के लिए एक दूसरी ट्राई लेता है। समंदर में तैरते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक तेज़ रफ्तार तैयारे को लैंड करवाना दोस्तों एक मुश्किल टास्क होता है। इसके लिए पायलट का इंतहाई माहिर और निडर होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, आजकल मॉडर्न तैयारे ऐसे भी आ चुके हैं जिन्हें टेक ऑफ करने और लैंड करने के लिए रनवे की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो बिल्कुल सीधे यानी अमूदी तौर पर भी टेक ऑफ कर सकते हैं और लैंड भी कर सकते हैं। लेकिन ये खसूसियात चंद एक मखसूस तैयारों या फिर हेलीकॉप्टर्स में ही होती हैं। ऐसे तैयारों में F-35 काबिल ज़िक्र हैं। दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल भी होगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैयारों की कितनी गुंजाइश होती है। इसका इन्हिसार एयरक्राफ्ट कैरियर के साइज़ पर होता है। इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड फोर्ड पर 75 एयरक्राफ्ट्स को रखने की गुंजाइश है। इसकी लंबाई तकरीबन 337 मीटर है। दोस्तों, ये भी याद रहे कि कैरियर के डेक पर एक वक्त में सिर्फ चंद एक तैयारों को ही रखा जाता है, जबकि बाकी जहाज़ों को एक एलिवेटर के ज़रिए नीचे हैंगर में ले जाया जाता है। वहाँ उनकी रीफ्यूलिंग और जांच पड़ताल वगैरह की जाती है। USS गेराल्ड फोर्ड अपने अंदर 4500 अफराद को भी अकोमोडेट कर सकता है। इसमें एयरक्राफ्ट का अमला, कैरियर का अमला और सपोर्ट स्टाफ वगैरह शामिल होता है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स का लाइफ स्पैन तकरीबन 50 साल होता है और इस दौरान इनकी ओवरहालिंग सिर्फ एक ही बार तकरीबन 20 साल के अरसे के बाद की जाती है और इसमें 3 से 5 साल का अरसा लग जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अपनी उम्र पूरी करने के बाद ज़्यादातर ममालिक म्यूज़ियम वगैरह में तब्दील कर लेते हैं। इस वक्त अमेरिका में 5 ऐसे म्यूज़ियम मौजूद हैं। अमेरिकन नेवी ने 2006 में अपने कैरियर को खुद समंदर में डुबो दिया था ताकि इसे एक मसनूई रीफ में तब्दील किया जा सके। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर किस कदर कीमती असासा किसी भी मुल्क की नेवी का होता है, आप उसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अब तक के सबसे महंगे एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड फोर्ड की तैयारी पर अमेरिकी नेवी के 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर लागत आई थी। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और 3 मज़ीद इन प्रोसेस भी हैं, जबकि इसके मुकाबले में चाइना के पास 3 कैरियर्स मौजूद हैं। चाइना ने हाल ही में अपना तीसरा कैरियर फौजियान बहरी बेड़े में शामिल किया है, जिसे मुकम्मल तौर पर चीन ही में तैयार किया गया है। साउथ चाइना सी में अमेरिकन बहरी बेड़े की मौजूदगी पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी रहते हैं। इसके अलावा वो इस खित्ते में अपना असर व रसूख भी बढ़ाना चाहता है। दफ़ाई मुबसरीन के मुताबिक 2030 के आखिर तक चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तादाद 7 हो जाएगी। चीन के मुकाबले में भारत भी अपनी बहरी बेड़े में तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों की तादाद बढ़ाना चाहता है। हाल ही में भारत ने एक नया, जो भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, अपने नेवल फ्लीट में शामिल किया है। इसके अलावा बरतानिया और इटली के पास 2-2, जबकि फ्रांस और रूस के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। चंद एक ममालिक के पास हेलीकॉप्टर कैरियर्स भी हैं। बात की जाए अगर पाकिस्तान की, तो इस वक्त तक तो पाकिस्तान नेवी के पास कोई भी कैरियर नहीं है। दोस्तों, इसकी एक वजह तो ये है कि सेकंड हैंड कैरियर भी जो अपनी आधी लाइफ गुजार चुका हो, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में 3 से 4 अरब डॉलर तक की कीमत का होता है, जो हमारे दफाई बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। लिहाजा पाकिस्तान नेवी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर अफोर्ड करना इतना आसान नहीं। दूसरी वजह इसकी दोस्तों ये भी है कि पाकिस्तान की साहली पट्टी महज 1046 किलोमीटर ही है, जबकि मिलिट्री ज़्यादातर लैंड बेस्ड है। हमारे ज़्यादा मसाइल भी लैंड बेस्ड बॉर्डर के साथ ही हैं। इन हालात में पाकिस्तान अगर एयरक्राफ्ट कैरियर ख़रीद भी लेता है तो वो ज़्यादातर साहिल पर ही रहेगा
और ये कोई अक्लमंदाना फ़ैसला हरगिज़ नहीं होगा। किस्सा मुख्तसर ये कि पाकिस्तान को शायद फ़िलहाल एयरक्राफ्ट कैरियर की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं। दोस्तों, अब आखिर में इस बात का भी जायज़ा ले लेते हैं कि क्या एयरक्राफ्ट कैरियर आज भी इतने ही मौसर हैं जितने कि आज से 70-80 बरस पहले थे? क्या ये ऑब्सोलीट तो नहीं हो चुके? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, किसी हद तक तो हो चुके हैं। इसकी वजह यह है कि मौजूदा दौर में जब जदीद मिसाइल सिस्टम की रेंज और एक्यूरेसी बहुत ही बेहतर हो चुकी है, जिसकी वजह से कोई भी मुल्क जिसने अगर किसी दूसरे मुल्क पर हमला करना है तो वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को एक ख़ास हद से ज़्यादा उस मुल्क के करीब नहीं ला सकता, क्योंकि उस मुल्क के मिसाइल की रेंज उस जगह तक हो सकती है। लिहाजा एयरक्राफ्ट कैरियर को एक मुकर्रर फासले से ही ये हमला करना पड़ेगा। इस लिहाज से कैरियर की अफादियत किसी हद तक कम तो हो चुकी है, ख़ास तौर पर उन ममालिक के ख़िलाफ़ जिनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। पाकिस्तान भी अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर की कमी को अपनी मिसाइल सलाहियत से ही पूरी करने की पॉलिसी पर फ़िलहाल गामज़न नज़र आता है। इसी तरह दोस्तों, आजकल के दौर में एक मुल्क को हज़ारों मील दूर दूसरे मुल्क पर हमला करने के लिए भी जहाज़ भेजने की ज़रूरत नहीं। ये कमी भी वो मिसाइल से पूरी कर सकता है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप आइंदा किन मौज़ूआत के बारे में वीडियोस देखना पसंद करेंगे, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।